नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धर्म में आप सभी का स्वागत है। आरबीएसई कक्षा 10 का पहला चैप्टर अपने आप में आधी किताब है। आप लोगों को लगेगा कि अभी तक क्या है भाई, चैप्टर पूरा ही नहीं हो रहा। तो अभी तो भैया बहुत धैर्य रखने की आवश्यकता है। कम से कम 15-20 क्लास और आएगी, तब जाके पहला चैप्टर पूरा होगा। तो समझ लो कि अपन बहुत अच्छे से तबियत से पढ़ रहे हैं। आप लोगों को आनंद आएगा पढ़ने में, और आनंद आ भी रहा है। अब ये मान के चलो कि पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, राजस्थान का इतिहास पूरा पढ़ रहे हैं अपन। और जब क्लास 10 पूरी पढ़ लेंगे तो इतिहास कला संस्कृति अपन ने पढ़ ली। ये समझो आप कि इतना जबरदस्त तरीके से आपके तैयार हो रहा है। अब मैं ना घास नहीं काट सकता कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हैं आरबीएससी में भैया लाइन टू लाइन से ये दे रखा है, ये पढ़ा दिया बस छुट्टी। यहाँ नहीं, पूरा चैप्टर पढ़ाना, पूरी चीज समझाना। अगर कोई स्टोरी है तो स्टोरी भी सुनाना, बिन याद करांगा कि भाई कैसे कैसे चीजें जो है आप लोगों को याद होनी चाहिए। क्योंकि सबसे ज्यादा जो मैटर करता है ना एग्जाम हॉल में, कि आपको याद कितना है। और याद कहानियों से, ट्रिक से, अलग अलग पैटर्न से, सब तरीके से याद होता है। तो भाई धैर्य रखना जरूरी है। आप फ्री टाइम में मतलब शांति काल में पढ़ रहे हैं आ चीज, है ना। तो आ चीज आपरे काम भी आई। और एक बार आरबीएससी किताब आप पढ़ ली तो मतलब बाकी चिंता छोड़ो। वैसे कोई भी क्या मूल किताब है, मुख्य स्रोत तो यही है सारा का सारा। तो अपन इसको पढ़ लेते हैं। अब आज की इस क्लास में भाई साहब अपन राणा सांगाजी महाराज पढ़ेंगे। और राणा सांगाजी पढ़ते पढ़ते मुझे लगता है कि समय अपना निकल जाएगा। यदि समय बचा तो अपन उदय सिंह जी को भी यहीं पढ़ लेंगे, और नहीं तो फिर उदय सिंह जी कल पढ़ेंगे, और कल महाराणा प्रताप भी अपन पढ़ने वाले हैं, है ना। तो ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये थोड़ा सा एक सेकेंड, एक कॉल लेना पड़ेगा। हाँ सर, नमस्ते नमस्ते। क्लास चालू है मेरी, आप कहाँ हो? ठीक है, आके कॉल करना, मैं खोल दूंगा। ओके। देखो, हमारी क्लास अजी शुरू हुई है, और एक और सर आ रहा है। लैब असिस्टेंट का बैच फाइनल में चल रहा है, लीजिए सर। तो मैं क्योंकि ऑफिस टाइम के बाद ले रहा हूँ, ऑफिस की छुट्टी हो चुकी है, स्टाफ है नहीं, मैं ही ले रहा हूँ। तो बस आए तो बीच में क्लास में फोन करे, दरवाजा खोलने और जाना पड़ी कि आ जाओ भाई। ठीक है, अपना अपना समय मैनेज करके हम क्लासे लेते हैं, आपको पता ही है। ये तो एक सेवा है, सेवा के रूप में ले रहे हैं। तो मैं कहीं कहता हूँ कि उदय सिंह जी पचकाले पटला अगर टाइम लागो, क्योंकि राणा सांगा में भाई साहब टाइम घना लागे। पर राणा सांगा उस सवाल भी गणा बटे, है ना। तो यहां से शुरू करते हैं। पहले थोड़ा सा अपन कल वाली क्लास पे जाते हैं। कल अपन ने जो है क्या पढ़ लिया था, राणा कुंभा पढ़ लिए थे। ठीक है, राणा कुंभा अपन ने कल पढ़ लिया था। अब राणा कुंभा से पहले मैं आपको थोड़ा सा ले जाऊंगा वापस। राणा लाखा पढ़ लिया था हमने। राणा लाखा लकी शासक, है ना। तीन चीजें बताई थी आप लोगों को, पिछोला झील, जावर की सोने चांदी की माइंस और हंसाबाई। तो फिर बाद में उनके राणा लाखा के बाद में राणा मोकल भी पढ़ा। मोकल के बाद में राणा कुंभा। कुंभा बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा। और कुंभा पढ़ते पढ़ते जब कुंभा के अंतिम जीवन काल में आए, तब अपन ने पढ़ा कि इनको हो गया था उन्माद रोग। ठीक है, इनको क्या है, उन्माद रोग हो गया था। और इसी दरमियान जो है उदा उदा ने इनकी हत्या कर दी थी। तो उदा हो गया पितृहंता शासक। अब उदा ने यहां हत्या की। और राणा कुंभा के ही पुत्र थे, रायमल भी थे। कौन थे? एक और पुत्र कौन थे? रायमल। एक और पुत्र कौन थे? रायमल थे। तो रायमल ने इनसे संघर्ष किया है। ठीक है, उदा से संघर्ष किया है, दाड़िमपुर का युद्ध वगैरह ये किया है। फिर भी संघर्ष करते कराते भी 5 साल जो है उदा शासन कर लेते हैं। लेकिन फिर बाद में सामंतों का साथ मिलता है रायमल जी को, और उदा को यहां से खदेड़ देते। तो उदा यहां से कहा चला जाता है, मांडू, यानी कि मालवा चला जाता है। ये कहां चला जाता है? उदा यहां से मालवा। अब मालवा के अंदर भाई साहब, मालवा के शासक ने इनको शरण देने से मना कर दी है। मालवा के शासक कह दिया कि मैं तो शरण दूं को नहीं। ये यहां से रायमल ने यहां से उदा को खदेड़ा, और ये चले गए मांडू। अब मांडू में जो है गयासुद्दीन था उस समय। ठीक है, मालवा के शासक कौन थे? गयासुद्दीन। यहाँ पे कौन था शासक? गयासुद्दीन शासक था। तो गयासुद्दीन ने कह दिया कि भाई साहब मैं शरण कौन दूंगा। अब ये देखो, ये यहां से गया है ना, उदा गया है। तो उदा के दो पुत्र थे, एक तो सहसमल, एक तो सहसमल, और एक सूरजमल। बाय द वे नाम पूछ रहे तो सूरजमल, ये कौन थे? ये दोनों ही इनके सन यानी कि पुत्र थे। अब एस का मतलब समझ जाना, सन है। ठीक है, एस का मतलब सन है। तो ये इनके साथ में गया, गयासुद्दीन गया। गयासुद्दीन ने कह दिया भाई साहब मैं शरण नहीं दूंगा। आप वहां से आए हो भाई, मेवाड़ वाले और भी खतरनाक गढ़ा है, मन भी ठोक दी। तो इसने फिर क्या किया, उदा ने इनको एक ऑफर दिया कि मेरी पुत्री का विवाह। ठीक है, उदा ने क्या किया कि इनकी पुत्री का विवाह किया। पुत्री का विवाह गयासुद्दीन से किया, तब गयासुद्दीन मान गया। ठीक है, लेकिन इसी दरमियान उदा के ऊपर गिरती है बिजली। बिजली गिरने से इसकी मृत्यु हो जाती है।
बिजली गिरने से मृत्यु। तो उदय काम के कारण वहीं खत्म। अब पीछे कौन बचे हैं? पीछे दो बच गए। देखो पीछे कौन बच गए इसके? ये दोनों पुत्र सहसमल और सूरजमल, और ये गयासुद्दीन के साथ मिल गए। अब इन तीनों ने मिलकर क्या किया? इन तीनों ने मिलकर सेना संग्रहित की, है ना। इन तीनों ने मिलकर यहां से सेना संग्रहित की और हमला किया है। किस पे किया है? रायमल पे। किस पे किया है? रायमल पे हमला किया है। ठीक है, ये एक लड़ाई होती है जिसको कहा जाता है दासा की लड़ाई। दासा की लड़ाई। लेकिन दासा की लड़ाई में ये रायमल विजयी होते हैं। दासा की लड़ाई में रायमल विजयी होते हैं। ठीक है, ये थोड़ी सी चैप्टर जो है स्टोरी आप लोगों को ध्यान रखनी है, क्या आई है। फिर इनमें रायमल जी के बारे में आपको और भी चीजें थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि रायमल ने 3 तालाब बनाए, और ये तालाब पूछ सकते हैं कौन से? राम शंकर, राम शंकर और समया संकट। समया संकट तालाब का निर्माण करवाया। आ चीज बेटा जी पूछ सके था न? या बच्चा पूछ सके कि एक इन्होंने अद्भुत जी का मंदिर बनवाया। किसका बनवाया? अद्भुत जी का मंदिर। अद्भुत जी का मंदिर बनवाया। मंदिर बनवाया। अब थे और पूछ सको गुरुजी ये आरबीसी में दे रखा है कि? ये चीजें आरबीसी में नहीं दे रखी, मिसिंग है, लेकिन ये चीजें पूछी जाती है। राम शंकर और समया संकट ये तालाब है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चीजें पूछी जाती है। स्क्रीनशॉट लो बेटा ब्रो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। अब ऐसा कहते हैं इनकी रानियां भी बहुत थी, कहते 11 रानियां, 13 पुत्र, 1 पुत्री ऐसे थी। ये संख्या नहीं पूछेंगे। ठीक है, ये संख्या नहीं पूछेंगे। लेकिन अब आएगी भाई साहब स्टोरी। अब आएगी स्टोरी। रायमल जी धीरे धीरे होने लगे व्रत। रायमल जी होने लगे धीरे धीरे व्रत। ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखना है आपको, इनके एक पुत्र का नाम था पृथ्वीराज, जो मतलब ज्यादा पावरफुल हुए ना, जो स्टोरी जिनकी इतिहास मिलता है वही बता रहा हूं मैं आप लोगों को, बाकी नहीं बता रहा हूं। एक हुए जयमल, एक हुए जयमल, और एक हुए राणा सांगा। राणा बाद में लिखेंगे अपन, पहले सांगा यानी संग्राम सिंह लिख देते हैं। संग्राम सिंह यानी कि सांगा, राणा सांगा के नाम से बाद में जाने गए। ये हुए एक इनके, इन तीनों के यानी इनके भाई थे, जो इनके चाचा हुए। तो चाचा का नाम क्या था? सारंगदेव। चाचा का नाम क्या था? सारंगदेव। अब इनमें क्या हुआ, ये वयोवृद्ध होने लगे और ये निर्णय नहीं ले पा रहे थे कि उत्तराधिकारी कौन होगा। बड़ा पुत्र पृथ्वीराज था, बड़ा पुत्र पृथ्वीराज। इन्हें जाना गया पृथ्वीराज सिसोदिया के नाम से। इन्हें पृथ्वीराज सिसोदिया के नाम से जाना गया, और इन्हें इतिहास में उड़ना राजकुमार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उड़ना राजकुमार कहा जाता था। अब देखो स्टोरी अब शुरू होगी। उड़ना राजकुमार कहा जाता था इन्हें। ठीक है, पृथ्वीराज सिसोदिया बहुत पावरफुल, और मतलब लड़ने में सब तरीके से बहुत अव्वल थे। अब ये निर्णय नहीं ले पा रहे थे, इनके अंदर जो है उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष चलने लग गया। संग्राम सिंह जी के तो कोई लेना देना नहीं था। संग्राम सिंह जी छोटे थे, मेरे शासन चाहिए कौन? संग्राम सिंह जी मेरे शासन चाहिए कौन? बड़ा भाई बेटा ध्यान है कि ए बड़ा भाई है, जब तक अपर कटा नंबर आवे है कि ये आपस में ही जो है देख लेंगे। चाचा सारंगदेव की इच्छा थी, इनकी थी, तो बस सब जना जो है क्या करियो। पहले एक थोड़ी सी स्टोरी यहां बताता हूं मैं आपको कि इनकी एक बहन थी आनंदाबाई, पृथ्वीराज सिसोदिया की। देखो रानियां अलग अलग होती थी, तो पृथ्वीराज सिसोदिया की एक बहन थी आनंदाबाई। आनंदाबाई, आनंदाबाई का विवाह जो है वो किया गया सिरोही के शासक से। ठीक है, सिरोही के जगमाल से किया, सिरोही के जगमाल से। अब ये स्टोरी बाद में कनेक्ट होगी, ये यहीं तक आप लोग ध्यान में रखना, ये अपन कनेक्ट करेंगे अभी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और जयमल, अब इसमें एक और स्टोरी अपन कनेक्ट करेंगे जिसको मैं लिख लेता हूं साइड में, ताकि आप लोगों को ध्यान रहेगा। एक टोडा के एक शासक हुए, टोडा के राव सुल्तान, राव सुल्तान, और राव सुल्तान की एक बेटी थी, इनकी एक बेटी थी ताराबाई। पूरी पिक्चर क्रिएट होगी अब, आपके स्टोरी पूरी दिमाग में वेब सीरीज चलेगी। ठीक है, इनकी एक बेटी थी ताराबाई, और ताराबाई बहुत सुंदर थी।
ताराबाई बहुत सुंदर थी। अब देखो, अब एक स्टोरी यही, इसी स्टोरी को मैं थोड़ा सा जो है आगे बढ़ाऊं तो ये सारी कनेक्टेड चलेगी स्टोरी, ठीक है। ये क्या है, राणा सांगा का उत्तराधिकारी संघर्ष चल रहा है, ये समझ लो। इसके बाद में अपन राणा सांगा ही पढ़ेंगे सीधा सीधा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि टोडा के शासक है ना राव सुल्तान, इनके टोडा पे, टोडा जो है टोंक के उधर पड़ता है, वही टोडा पे जो है गयासुद्दीन ये मालवा वाला जो है आक्रमण करता है और इनको वहां से खदेड़ देता है। यानी राव सुल्तान और आनंदाबाई, ये ताराबाई जो है ये आ जाते हैं मेवाड़ की शरण में, और यहाँ पे जो है ये शरण ले लेते हैं। फिर बाद में ये बहुत सुंदर थी, तो ये जयमल है ना बीच वाला ये, तो जयमल इस पे आसक्त हो गया, जयमल चाहता था शादी करें। तो इन्होंने, जयमल ने जो है प्रयास भी किया उनसे कहने की कि भाई मैं शादी करना चाहता हूँ। तो राव सुल्तान ने कहा कि ऐसे शादी नहीं होगी, जो मुझे ये टोडा वापस जीत के दे देगा उससे मैं विवाह करूंगा, उससे मैं विवाह करूंगा। तो ऐसा ये यहाँ पे चल रहा था। फिर होता क्या है कि टोडा को जीतते कौन है, पृथ्वीराज जीतते हैं। पृथ्वीराज के बारे में इसीलिए कहा जाता है कि एक दिन में जो है मेवाड़ से टोडा टोंक की दूरी तय कर दी थी घोड़े पे, ऐसा इतिहासकार लिखते हैं, मैं नहीं कह रहा, ठीक है। तो ये इसीलिए उड़ना राजकुमार कहा जाता है। कोई कहते हैं कि कुंभलगढ़ के 36 किलोमीटर जो दीवार है उस पे ये एक भाग के चक्कर लगा लेते थे एक दिन के अंदर, तो इसलिए भी इन्हें उड़ना राजकुमार कहा गया। कोई कहते हैं कि घोड़ा बहुत तेजी से दौड़ाते थे इसलिए उड़ना राजकुमार कहा गया। तो इतिहासकार अलग अलग बातें लिखते हैं, ठीक है। अब होता यह है, इस स्टोरी को यहीं पे रोक के फिर वापस यहाँ पे आते हैं। ये सारी कनेक्टेड इसलिए होगी, बाद में पता चलेगा, ठीक है। अब वापस आते हैं। अब क्या हुआ, इनके यहाँ पे ये पृथ्वीराज शासक बनना चाहते, ये शासक बनना चाहते और ये भी शासक बनना चाहते। संग्राम सिंह जी की नहीं, संग्राम सिंह जी आते आते घूमता ही। तो ये इन्होंने डिसाइड किया कि यहाँ पे एक जो है भविष्य जो देखते हैं, ज्योतिष वगैरह होते हैं, ठीक है। बाबा खरात की टाइम कौन ही भी टाइम, बाबा खरात जनो कोई आदमी कौन हा व्यवस्थित तरीके जो भविष्य देखता और वास्तविक जो मतलब उनको लगता भी था ग्रह नक्षत्र देख के वो ये बता देते। तो एक पास के जो है जो देखता ग्रह नक्षत्र बाण पढ़ गया, ये सब जना गया और उन्होंने जो है सारे की कंकुपत्री कह रहे वो जन्म पत्री वगैरह देखी सारी, और बाण कह दियो कि भाई सच बात बताऊं तो जो तो के संग्राम सिंह जी रो है, यानी कि छोटा राजकुमार संग्राम सिंह जी शासक बनने रजोगे। पृथ्वीराज भाई साहब गुस्सा हो गया वहां से, मैं बड़ा है, मैं बड़ा हूं, चलो चाचा का कह दिया होता तो भी कोई नहीं, मैं बड़ा हूं, मेरा नहीं कह के। और संग्राम सिंह जी ने मना कर दिया। संग्राम सिंह जी सांगा ने कहा कि भाई मेरे शासक बनना कौन, पृथ्वी जी भाई साहब आप ही बनना शासक, मेरे बनना ही नहीं। भले छो अपने ये इनके अंदर ग्रह नक्षत्र छो कह रहे या अपने जन्म पत्री में छो लिखाओ, लेकिन पृथ्वीराज ने कहा कि मैं तो यहीं पे किस्सा खत्म कर दूंगा और तलवार से वार किया। चाचा ने रोका रोका जितने में वार तो वो चूक गया, लेकिन तलवार की जो हूल होती है उस हूल से राणा सांगा की आंख फूट गई। वहां पे राणा सांगा की वहीं पे आंख फूट जाती है। राणा सांगा जान बचा के भाई साहब वहां से भाग निकलते हैं कि भाई जो त्यां जो है भागो। और फिर वापस सब महल पहुंचते हैं। महल पहुंच के डिसाइड होता है कि इससे तो कोई निष्कर्ष निकला नहीं है, तो भाई सही भविष्य नहीं देखियो है। तो पता चलता है कि पास में एक भीमल गांव है, पास में एक भीमल गांव है, भीमल गांव है। भीमल गांव में एक ज्योतिष चारनी रहती है, वो बहुत अच्छी तरीके से भविष्य देखना जानती है। तो कि वो जो बताएगी वो फाइनल है, चलते हैं। तो सब जने फिर एक दिन वापस उनके वहां झोपड़ी में, जंगल में झोपड़ी में रहती थी, वहां चले गए। वहां जाके और वो जो ये भविष्य देखने वाली जो महिला थी वो जंगल में कोई लकड़ी वगैरह लेने गई हुई थी। तो ये इनको जहां जहां जगह मिली वहां वहां जगह देख के ये बैठ गए, ठीक है, कि जहां जगह मिली बैठ गए। तो पृथ्वीराज ने क्या किया कि एक वो माचो पड़ी हुई, माचो खाट पड़ी थी, तो खाट ने यूं बिछा दी। तो चाचा और पृथ्वीराज भीम माथे बैठ गया। एक चौकी बनी उड़ी तो जयमल भी माथे बैठ गयो। और राणा सांगन की जगह नहीं मिली कि हम बैठा कटे की जगह है कौन, या तो जमीन में बैठना पड़े, जमीन माते। तो राणा सांगा के एक शेर री खाल लटकती, तो भी शेर री खाल ने झटक जुटुक और भी माते विराजमान होगा। अब जैसे ही ये भीमल गांव की देवल चार नहीं आती है, तो यहाँ पे ये जो आती है यहाँ पे आके और इनकी राजकुमारों के बैठने की स्थिति देखती है और स्थिति देख के भाप जाती है कि मुझे पता है आप लोग क्यों आए हैं, आप आने वाले राजा के लिए जानने आए भविष्य कि आपके भाई कौन राजा बनेगा। तो बात तो साची है, पृथ्वीराज और चाचा सारंगदेव और सुजना की बात तो बिल्कुल सही है, बता दो जल्दी से कौन राजा बनेगा। तो बैठने की स्थिति देख के तो मुझे लगता है कि राजा बनेगा राणा सांगा। अरे जितने में वापस पृथ्वीराज को आता गुस्सा, अरे भाई साहब पांचों के अरे सांगारो क्यों, मैं सांगारो तो क्या भाई, सांगारो तो काम तमाम मटी कर दूंगे भाई साहब, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। फिर वापस जो है हमला करते हैं राणा सांगा के ऊपर
पृथ्वीराज तो फिर वापस उन्हें घायल कर देते। राणा सांगा भाई साहब वहां से जान बचा के जैसे तैसे वहां से भागते हैं। कहते हैं कि एक हाथ भी उनका यहीं पे जो है चोटिल हो गया। कहते भी है राणा सांगा के शरीर पे 80 घाव थे, तो कुछ घाव तो राजा बनने से पहले ही हो गए थे, फिर कुछ घाव बाडी के युद्ध में वगैरह वहां हो गए थे, खानवा के युद्ध में हो गए थे। तो ऐसे एक आंख और एक हाथ तो पहले ही चला गया था। राणा सांगा वहां से भागते हैं। राणा सांगा वहां से भागकर और फिर चले जाते हैं, वहां पे एक गांव होता है सेवंतरी गांव के बिदा राठौड़ के पास में जाकर शरण लेते हैं, उनके पास में जाकर रहने लगते हैं। लेकिन बिदा राठौड़ और जयमल की लड़ाई हो जाती है, तो जयमल बिदा राठौड़ को मार देते हैं। फिर राणा सांगा वहां से भागते हैं, वहां से भागते भागते श्रीनगर चले जाते हैं। श्रीनगर का कश्मीर वाला नहीं, कश्मीर वाला नहीं, अजमेर वाला श्रीनगर। तो अजमेर वाले श्रीनगर के अंदर देखो राणा सांगा यहाँ से आप लोग क्या ध्यान रखना, राठौड़ बीदा के पास पहली शरण का लेते हैं, राठौड़ बीदा के पास। फिर राठौड़ बीदा से ये जाते हैं कहा, ये तो सेवंतरी गांव, ये ध्यान रखना, ये तो सेवंतरी गांव के अंदर। यहां से जाते हैं श्रीनगर, यहां से श्रीनगर के अंदर, श्रीनगर में इनको जो है करमचंद मिलता है, करमचंद। अब करमचंद कौन है? करमचंद एक डकैत था। करमचंद उस समय एक डकैत हुआ करता था, ठीक है, डकैत, डाकुओं का सरदार, ठीक है। अब इनके पास में जाके जो है शरण मांगते हैं, और बताते नहीं कि मैं राजकुमार हूं, मैं वहां से आया हूं वगैरह वगैरह, नहीं बताते। और ये उनके पास में जाकर शरण मांगते हैं, यहाँ शरण मांगते हैं, यहाँ तक वापस रुक जाते हैं अपन, ठीक है। अब यहाँ पीछे क्या हुआ, तो जयमल आपको पता है कि ताराबाई पर आसक्त था, ताराबाई पर आसक्त। ताराबाई कौन? राव सुल्तान की बेटी। राव सुल्तान ने क्या शर्त रखी, जो टोडा जीत के देगा वो मेरे से। तो जयमल ने टोडा जीतने की तो प्रयास नहीं किया और इनसे बदतमीजी करने लगे यहाँ राव सुल्तान से। राव सुल्तान ने आई रही निकाली तलवार और जयमल को मार दिया, जयमल को मार दिया वहां पे। तो जयमल की मृत्यु हो गई। किसने मारा, यहाँ पे क्या ध्यान रखोगे, राव सुल्तान ने हत्या कर दी, ठीक है। तो राव सुल्तान को मार दिया। ताराबाई को, ताराबाई से विवाह कौन कर लेते हैं? पृथ्वीराज। पृथ्वीराज में क्या ध्यान रखोगे, क्योंकि टोडा इन्होंने जीता, ताराबाई से विवाह। ऐसे को तारागढ़ पढ़ो ना दुर्ग, वो ताराबाई माते नाम माते आने नाम माते है ताराबाई, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ। अब पृथ्वीराज के साथ में क्या हुआ कि आनंदाबाई है ना, इनका विवाह हुआ जगमाल से, सिरोही के जगमाल। अब सिरोही के जगमाल जो है ये आनंदाबाई को बहुत तकलीफ देता था, मारा कुटी वगैरह जो है ये सारी चीजें चलती थी। आनंदाबाई धमकी देती, मेरे बीरान कह दूं भाई। बीरो कौन? पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया बहुत पावरफुल, ताकतवर, और जैसे ही वहां पे मारा कुटा होता, पृथ्वीराज सिसोदिया को आनंदाबाई व्हाट्सएप कर देती थी कि भाई 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 साहब ऐसी ऐसी बात है, रोज मारा कुटा कर रहे हैं, थे आओ रोज मारा कुटा कर रहे हैं। एक दिन जची पृथ्वीराज कह के भाई आज तो जानो पड़ी। गया, बहनोई जी ने हम जाना है, बहनोई जी गलत बात है, मेरी बहन पर हाथ तो छोड़ो, आप अंगुली भी उठाई तो ठीक नहीं होगा। पृथ्वीराज से सब डरते। जगमाल माफी मांग ली कि भाई साहब नहीं गलती होगी, अब कौन करा। खाना वाना खाया सबने और पृथ्वीराज के वापस लौटने का समय हुआ। जगमाल ने वहां पे कूटनीति की, चालाकी की, और जगमाल ने जैसे ही पृथ्वीराज वहां से लौटने लगे, उसके अंदर जो लड्डू वगैरह पैक किए रास्ते के लिए, उनमें पिसा हुआ कांच का जहर मिला दिया। रास्ते में पृथ्वीराज ने वो लड्डू खाए और पृथ्वीराज की भी हो जाती है मृत्यु। अब देखो लारे की बचिया को चाचा ने शासक बनाना है नहीं है, पृथ्वीराज रहा नहीं, जयमल रहा नहीं, बाकी के कोई बेटे इतने योग्य नहीं थे। बस पाछो जगह है अटू रायमल टेलीग्राम करे बटे किन राणा सांगा रो पता लगायो कि भाई सांगा कटे, सांगा फरार है, सांगा कहाँ है, सांगा का पता लगाया और सांगा के पास में संदेश भेजा। अब उधर सांगा के साथ क्या हो रहा है सुनो। सांगा भाई साहब सभी जगह से चोट खाके, सांगा के मन में राजपाट की कोई इच्छा नहीं थी, सभी जगह से चोट खाके डकैत ये जो करमचंद है, इन करमचंद के साथ में जो है जुड़ गए। और एक दिन एक पेड़ के नीचे राणा सांगा जो है सो रहे थे दिन के अंदर, ठीक है। और जितने में जो है एक सांप आता है, एक सांप आता है और फण फैलाता है, और जहां से पेड़ों की छाया के बीच में से जो सूर्य की किरणें राणा सांगा के चेहरे पर आ रही होती है उनके ऊपर छाया करता है, वो फण फैलाता है और छाया करता है। और इतने में वहां से कोई शकुन शास्त्री निकलता है, जिसे शकुन देखना आता है, ठीक है, क्या हगन देखे, वो वहां से निकलता है, वो स्थिति वहां की देखता है, और स्थिति देखकर
करमचंद जैसे ही वहां से पास से आता है, करमचंद को कहता है कि इधर आओ भाई साहब। क्या? हाँ। करमचंद जी कह के हाँ बताओ, ये यहाँ पेड़ के नीचे सो रहा है, ये कौन है? तो ये तो कहीं से मतलब भटका हुआ रहा कि हमारे दल के अंदर शामिल कर लिया कहीं से जो है, ऐसे ही आ गया था एक दिन घूमते घूमते। कि नहीं, ये या तो बहुत बड़ा योद्धा है या बहुत बड़ा राजा है। जैसी ये परिस्थितियां दिख रही है चारों तरफ, उससे ये लगता है कि ये बहुत बड़ा राजा है। तुम इसे पूछो कि ये कौन है। सांगान नींद में, और थोड़ी देर बाद में सांगान महसूस हुआ कि तिको तिको क्या लाग रही हो। जो ही हाथ लगा देगी, अरे भाई साहब तलवार, क्या पृथ्वीराज आ गया क्या है? कि जितने में तो भी देखे कि करमचंद, अरे भाई साहब आपने मुझे शरण दी और आप ही मुझे वापस तलवार क्यों रख रहे? करमचंद क्या बता कौन है, सच बोल कि कौन है, नहीं तो क्या अभी मारता हूं यहाँ पे। तो जैसे ही फिर कहा तो फिर राणा सांगा ने असली बात बताई। तो करमचंद ने कहा कि मेरी बेटी से शादी करनी पड़ेगी। राणा सांगा के मरता क्या करता है, ये तो बढ़िया ही है, शादी तो करनी है, कर लेंगे शादी, वैसे भी इनने अपन को शरण दी है तो कोई दिक्कत नहीं। राणा सांगा ने वहां पे उनसे शादी कर ली। जितने में रायमल का संदेश आता है, रायमल का संदेश के भाई साहब बेटा जी पीछे कुछ कोई बचिए कौन है और आप आओ और आप आके राजपाट संभालो। राणा सांगा क्या कुणिया तक हाथ जोड़ लो, पाछो तो नहीं आऊला, बहुत मुश्किल हूँ, जान बचा रहा हूँ। वह पृथ्वीराज भाई साहब जी को बैठा है नहीं बैठे, बे मेरी जान लेने आतुर है, मैं को नाउला। बहुत समझाया फिर रायमल ने वापस दूध भेज के कि भाई ऐसा नहीं है, वो सभी जो है रहे नहीं, अब राजपाट पीछे कौन संभालेगा, आओ राजा बनो। ये तो राणा सांगा के उत्तराधिकारी की ये कहानी, संघर्ष चला था ये पूरी तरीके से, है ना। पिक्चर अभी बाकी है, अब भाई पिक्चर थे देख ली हुन ली, वो हमें वो नोट्स भी तो बनाना पड़ी, तो इंगो थे स्क्रीनशॉट ले सको, बाकी मैं थाने नोट्स बनवा दूंगा मैं। देखो अब आते हैं अपन राणा सांगा के ऊपर, क्योंकि अब देखो स्टोरी का तो थे मजा ले लिया, अब थोड़ी की भी देखो। अब देखो उत्तराधिकारी, ये राणा सांगा का टाइम पीरियड पूछा जाता है 1509 से 1528, याद रखना 30 जनवरी 1528 को इनकी मृत्यु होती है। अब देखो उत्तराधिकारी संघर्ष में मैंने बताया राणा सांगा यानी संग्राम सिंह, उनके तीन भाई यहाँ पे पृथ्वीराज, जयमल और राज सिंह, ये तीन भाई तो थे, एक चाचा सारंगदेव, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, सभी स्वयं को अपने पिता का उत्तराधिकारी मानते थे, इस कारण उनके बीच में संघर्ष हुआ। अब लिखते इतना ही है लेकिन स्टोरी में आपको सारा समझना है, ठीक है। परिणाम की इस संघर्ष में अंततः सांगा विजयी रहे इस संघर्ष के अंदर। अब विजयी कैसे रहे वो स्टोरी मैंने बता दी। अब आरबीएससी में तो इसी तरीके से लिखा है, आपको लाइन टू लाइन मिलेगी ये चीज, ठीक है। मैंने नोट्स मेकिंग पैटर्न में कन्वर्ट कर दिया, बाकी आपको शब्द एक भी ऐसा नहीं मिलेगा कि आरबीएससी में तो गुरुजी ये पंक्ति दे रखी है आपने नहीं बताई, ये सारी चीजें मिलेगी। आरबीएससी के इतर में चीजें बता रहा हूं, इतर यानी और जो इसके अलावा भी आपको ध्यान में रखना है वो भी अपन पढ़ रहे हैं। राज्याभिषेक कब होता है इसमें? 1509 में इनका राज्याभिषेक होता है, ये संघर्ष चलता है 1509 में राज्याभिषेक होता है। अच्छा, शासकों की कभी भी ये टाइम पीरियड लिखा होता नहीं, इनके जन्म से मृत्यु नहीं होता है, ये इनके शासक बनने से लगा के इनकी मृत्यु तक, यानी कि जब तक इनके पास में शासन रहता है तब तक का टाइम पीरियड होता है। 1509 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बने, उन्हें इतिहास में हिंदूपद के नाम से प्रसिद्धि मिली, ठीक है। इन्हें हिंदूपद कहा जाता था और इन्हें सैनिकों का भग्नावशेष कहा जाता था। इन्हें क्या कहा जाता था? सैनिकों का भग्नावशेष। और क्या कहा जाता था? इन्हें सिपाही का अंश कहा जाता था, इन्हें सिपाही का अंश भी कहा जाता था, ठीक है। अब देखो इनका जन्म जो है वो 1482 में हुआ है। माता इनकी रतन कंवर, पिता इनके रायमल, और राज्याभिषेक हुआ है अभी ये मई के महीने में हुआ है, मई 1509 में राज्याभिषेक। अब इनकी मृत्यु का एक बार डेट पूछ ली थी, तारीख पूछी थी, तो 30 जनवरी 1528, ध्यान रखोगे आप, 30 जनवरी 1528 को इनकी बसवा दौसा के अंदर मृत्यु हो जाती, बसवा दौसा में मृत्यु हो जाती है। वहां पे इनका स्मारक भी बना हुआ है, ये भी ध्यान रखना। वैसे अंतिम संस्कार इनका मांडलगढ़ में होता है, ठीक है, मांडलगढ़ के अंदर होता है, ये भी अभी अपन पढ़ेंगे। समकालीन शासक कौन थे इनके समय? जब ये शासक थे तब समकालीन शासक कौन थे? सिकंदर लोदी दिल्ली के अंदर, फिर बाद में बाबर आ जाता है दिल्ली में, महमूद शाह गुजरात के अंदर, नसीरुद्दीन शाह मालवा के अंदर, राव गांगा मारवाड़ के अंदर। राव गांगा और राव गांगा के पुत्र बाद में कौन होते हैं? राव गांगा के मालदेव, ठीक है। और लड़े गए प्रमुख युद्ध कौन कौन से? खातोली का युद्ध, बाडी का युद्ध, गागरोन का युद्ध, बयाना का युद्ध, खानवा का युद्ध, एक बीच में ईडर का युद्ध भी था लेकिन इतना महत्वपूर्ण नहीं है। उपाधियां, हिंदूपद कहा जाता था, सैनिकों का भग्नावशेष, सिपाही का अंश और अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट, ये कहा जाता था। तो ये बेसिक परिचय होगा राणा सांगा के बारे में।
जो तथ्यात्मक जानकारी आप लोगों को पूछी जाती है वो भी इसके अंदर आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये राणा सांगा का बेसिक परिचय है। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। मजा आयो कि नहीं आयो डाबरो बताइए, जो देखे कमेंट करें क्या क्लासेस वास्तव में दमदार है कि नहीं, तो मेरे भी हौसलो तो बढ़े थोड़ा। ठीक है, देखो अब मालवा के साथ संबंध और संघर्ष पड़ता है इनका कि सांगा के राज्याभिषेक के समय मालवा पर सुल्तान नासिरुद्दीन का शासन था। देखो इनसे पहले अपन ने पढ़ा गयासुद्दीन, लेकिन इनके समय तक सुल्तान नासिरुद्दीन का शासन था। और उत्तराधिकारी का युद्ध मालवा के अंदर 1511 में नासिरुद्दीन की मृत्यु के बाद मालवा में संघर्ष छिड़ गया और इसमें मेदिनी राय की भूमिका होती है। राजपूत सरदार मेदिनी राय के संयोग से महमूद खिलजी द्वितीय को मालवा की सत्ता प्राप्त हुई, यानी कि फिर बाद में शासक कौन हो गया है, यहाँ महमूद खिलजी द्वितीय हुआ है जिससे संघर्ष होगा। ठीक है, महमूद खिलजी द्वितीय को सत्ता प्राप्त हुई, बदले में मेदिनी राय का प्रभाव इतना बढ़ा कि वे मालवा के अप्रत्यक्ष शासक बन गए। क्योंकि मेदिनी राय के चंदेरी के मेदिनी राय थे ये, तो इनके सहयोग से महमूद खिलजी द्वितीय शासक बना और जो किंग मेकर है वही बाद में जो है एक तरीके से शासक के रूप में जाने लगे। तो विवाद की स्थिति के कारण मालवा के अमीरों ने गुजरात की सहायता से मेदिनी राय को पद से हटा दिया। मालवा के अमीर ये नहीं चाहते थे कि इनका प्रभाव इतना रहे, तो इन्होंने गुजरात की सहायता से मेदिनी राय को पद से वहां से हटा देते हैं। फिर बाद में आपको ध्यान रखना है मेवाड़ मालवा युद्ध। तो देखो पद से हटाए जाने के बाद मेदिनी राय ने राणा सांगा की शरण ली। यहाँ पे जो इनकी जो है यहाँ राजनीति चल रही थी, यहाँ से पद से हटाया, सीधे आए कहा मेवाड़ के पास। मेवाड़ के पास में राणा सांगा ने इनको शरण दी और इस घटना के कारण मालवा और मेवाड़ के बीच युद्ध हो गया कि हमारे यहाँ का भगोड़ा है और मेवाड़ वालों को मालवा वाले कह रहे हैं आपने शरण दी है यहाँ से, तो इनके बीच में युद्ध का कारण हो गया ये और इनके बीच युद्ध होता है। युद्ध में राणा सांगा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय को पराजित किया और उसे बंदी भी बना लिया। कमरबंद और पेटी और वो सारे ले लेते हैं इनके, मतलब यूं है कि ये समझ लो कि उनके अभिमान को ले लेते हैं, इज्जत को ले लेते हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है मेवाड़ मालवा युद्ध के बारे में, ये शासकों के नाम ध्यान रखने हैं, ये मेदिनी राय को ध्यान रखना है। ठीक है, कि बीच में कारण क्या था, तो ये कारण वगैरह आजकल कथन कारण वाले सवाल बन रहे हैं, तो उनके अंदर ये चीजें आप लोगों से पूछी जाएगी। ले उठा ब्रो स्क्रीनशॉट। अब देखो गुजरात के साथ में संघर्ष। ठीक है, पहले तो अपने मालवा के साथ में संघर्ष, अब गुजरात के साथ। ईडर के उत्तराधिकारी का प्रश्न, नागौर पर प्रभाव स्थापित करने का प्रयास और मालवा को सहयोग देना, ये तो रहे हैं इनके कारण। इस कारण गुजरात से संघर्ष हुआ। परिणाम में ध्यान रखना राणा सांगा और गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर के बीच संघर्ष हुआ, लेकिन अंतिम रूप से किसी भी पक्ष को पूर्ण सफलता नहीं मिली है। पूर्ण सफलता अंतिम रूप से किसी भी पक्ष को नहीं मिली, संघर्ष चला है इनके बीच में। और दिल्ली के साथ में संघर्ष, दिल्ली में उस समय कौन, इब्राहिम लोदी। ठीक है, अब दिल्ली के साथ में संघर्ष में देखो खातौली का युद्ध और बाड़ी का युद्ध याद रखना है। ठीक है, अब इनका क्रम पूछा जाएगा, तो क्रम में देखो केजीएफ तो बहुत पढ़ा आपने, अब कब्जी पढ़ेंगे अपन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, कब्जी। और मैं वो कई बार कह भी चुके हूँ कि अपन मिडिल क्लास लोग केजीएफ रे खाना, यानी कि सोने की खाने मिलेगी नहीं, अपने को ज्यादा से ज्यादा कब्जी हो सकती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो कब्जी क्रम है ये क्या है, ये क्रम है इन युद्ध को याद रखने का। के का मतलब है खातौली का युद्ध, के का मतलब है खातौली का युद्ध, बी का मतलब है बाड़ी का युद्ध। अरे भाई रे, यहाँ के है, बी का मतलब है बाड़ी का युद्ध और जी का मतलब है गागरोन का युद्ध। जी का मतलब है गागरोन का। ठीक है, 1517, 1518, 1519, ये 1517, ये 1518, ये 1519, ये युद्ध चले हैं। अब देखो इसमें खातौली का जो युद्ध है 1517 में राणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को परास्त किया है, इब्राहिम लोदी को परास्त किया। और खातौली वर्तमान में कोटा के अंदर पड़ता है, पीपलदा के पास, ये भी ध्यान रखना। दूसरा है बाड़ी का युद्ध, ये धौलपुर के पास पड़ता है और इसमें भी इब्राहिम लोदी को पराजित करते हैं राणा सांगा। ठीक है, बाड़ी के युद्ध में जो है आप लोग ध्यान रख सकते हो कि मियां हुसैन और मियां माखन को भेजा गया था, इब्राहिम लोदी ने भेजा था। मियां सेनापति के नाम पूछ सकते हैं, मियां हुसैन और मियां माखन, मियां माखन, इनको भेजा था, लेकिन राणा सांगा ने हरा दिया था। ठीक है, इन विजयों से राणा सांगा उत्तर भारत में सबसे शक्तिशाली शासक बन गए। अरे दिल्ली के सुल्तान को हरा दिया तो फिर सबसे शक्तिशाली शासक हुए
इब्राहिम लोदी ने 2 प्रयास किए, दोनों के अंदर इनको हरा दिया। और ये आप लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं, ठीक है, ये पूछे जाते हैं। चलो स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। आगे सर 2 मिनट है, 1-2 मिनट आप स्क्रीनशॉट लो, बस 2 मिनट में क्लास को अपन कंटिन्यू करते हैं। आ जाओ, नमस्ते, आ जाओ यहीं। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़े। ओके, अब देखो मुगल आक्रमण और बाबर। अच्छा, इसके यहाँ पे आप यदि लिखना चाहो तो एक गागरोन का युद्ध भी लिख लेना, क्योंकि गागरोन का युद्ध भी आप लोगों को पूछा जाएगा, आरबीएससी में नहीं दे रखा। गागरोन का युद्ध जो है वो भी टाइम पीरियड आप लिख लो। गागरोन का युद्ध 1519 में गागरोन का युद्ध होता है, तो ये भी आप लिख लीजिए, ठीक है ना। ये यदि पूछे किसके बीच में, तो ये मालवा के महमूद खिलजी द्वितीय है, ठीक है, महमूद खिलजी द्वितीय। तो ये ध्यान रखना है ना, मैं बताया थाने ट्रिक बता दी, इस तरीके में ध्यान रखना। अब बढ़ा आगे, देखो अब क्या होता है, मुगलों में उस समय जो है बाबर भाई साहब बहुत पावरफुल, ठीक है, बाबर का आगमन हो जाता है। बाबर सबसे पहले आते ही पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराता है। अगली चुनौती बाबर के सामने कौन सी होती है, बाबर के सामने चुनौती है राणा सांगा को हराने की। अब देखो युद्ध के कारण बहुत सारे बताते हैं कि एक तो ये कहते हैं, बाबर कहता है कि बाबरनामा में लिखता भी है कि मुझे राणा सांगा ने आमंत्रित किया था और जब मैं इब्राहिम लोदी से युद्ध कर रहा था तो मेरा साथ देने के लिए नहीं आए। राणा सांगा इस चीज का मना करते हैं, भाई साहब मैं क्यों बुलावा रहे है, मेरे के लेना देना, और मैं तो बढ़िया शासन कर रही हूँ आटे, मार के लेना देना, मैं क्यों नहीं बुलाया। और ये यहाँ पे अलग ही ये जो है चीज चल रही होती है। दूसरी होती है साम्राज्यवादी नीति। साम्राज्य यानी जो पावरफुल शक्तिशाली देश होते हैं वो चाहते हैं कि हम आगे बढ़े, ठीक है, हमारा वर्चस्व हो। ये उसी तरीके से होता है जैसे किसी भी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आता है ना, तो उस समय सभी जो पास आउट स्टूडेंट होते हैं तो कोई कोचिंग संस्था कहती है ये तो हमारे से पास हुआ है, ठीक है ना, ये हमारा, ये सब क्या है, वर्चस्व की लड़ाइयां है सारी, ठीक है, सारी। ये इस समय भी वर्चस्व की साम्राज्यवादी नीति कि राज करना है तो भाई अपना जो है साम्राज्य बढ़ना चाहिए, वह वाली चीजें हैं। तो इनमें क्या है कि मेन कारण ये होता है, महत्वाकांक्षी कारण ये होते हैं इनके, तो इनके बीच भी यही कारण थे। अब देखो बाबर का आगमन 1526 में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा के और बाबर ने आगरा पर अधिकार कर लिया। अब विश्वासघात का आरोप लगाता है बाबर, कि बाबर ने आरोप लगाया कि सांगा ने इब्राहिम लोदी के विरुद्ध उसकी मदद नहीं की। और सांगा जी कहे कि भाई मेरे के लेना देना, मैं क्यों मदद करूं, थे आपस में कुटी जाओ तो कुटीजता रहो ना, मेरे क्या मतलब है? और वादा किया था, ये कहता है, बाबर कहता है कि वादा किया था और इन्होंने साथ नहीं निभाया। हालांकि आरोप की पुष्टि नहीं होती है, इतिहास में आरोप की पुष्टि नहीं होती है। अब इसमें क्या होता है कि ये जब युद्ध किया है, आगरा पे अधिकार कर लिया, आगरा के पास ही धौलपुर, मथुरा वगैरह ये सारे पड़ते हैं, भरतपुर, धौलपुर वगैरह ये पड़ते हैं। तो यहाँ पे जो है भरतपुर के अंदर पड़ता है बयाना। क्या पड़ता है? बयाना, ये बयाना। तो बयाना पे जो है बाबर की सेना बयाना के दुर्ग पे अधिकार कर लेती है। ये चीज राणा सांगा को पता चलता है, राणा सांगा के अधीन आता था ये। राणा सांगा कूच करते हैं भाई साहब बयाना के ऊपर। तो बयाना का जो है युद्ध, मेन युद्ध जो होता है वो आपको ध्यान रखना है 16 फरवरी 1527। कब होता है? 16 फरवरी 1527 को बयाना का युद्ध होता है। अब इसमें डेट कैसे याद रखोगे? बयाना और खानवा आगे पीछे युद्ध होते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना है अपने को 16 फरवरी 1527 और खानवा में ध्यान रखना है 17 मार्च। देखो तो यहाँ पे 16 से खानवा के अंदर एक बढ़ा देना तारीख के अंदर, तो 16 से 17, फरवरी में एक महीना बढ़ा देना तो मार्च, बस 1527 है, ये ध्यान रखना है आपको। अब बयाना के समय बाबर का जो सेनापति था उसका नाम पूछा जाता है। बयाना के युद्ध में बाबर का सेनापति था मेहंदी ख्वाजा। कौन था? मेहंदी हसन मेहंदी ख्वाजा, ये नाम भाई साहब पूछा जाता है। इन्हें थे ध्यान रखियो क्योंकि यह चीज पूछ सके। अब यहाँ पे जो है भीषण संघर्ष होता है और ये राणा सांगा की जो सेना है मारकाट भाई साहब इतनी खतरनाक तबाही मचा लेती है और बयाना के जो है दुर्ग को वापस हासिल कर लेती है। यानी कि यहाँ पे बाबर की सेना को बुरी तरह से पराजित किया जाता है। यहाँ पे बाबर की सेना को बुरी तरीके से पराजित किया जाता है और फिर समय 1 महीना लग गया। देखो अब क्या होता है कि बाबर यहाँ से हारता है ना, बाबर फिर से युद्ध की तैयारी करने लग जाता है। कि बाबर वहीं से फिर से युद्ध की तैयारी करने लग जाता है, अपने सैनिकों को मोटिवेट करने लगता है, या भाई साहब हमको बदला लेना है।
अब सैनिक अटू मार खाए ना योड़ा और ये देख योड़ा है कि ए है नी अटे गाजर मूलीर जू काटिया पर आदमी और ए सारा नट जावे। ए कहवे बाबर ने भाई साहब हम युद्ध नहीं लड़ेंगे। बाबर कहता मैं राजा हूं, मैं कह रहा हूं तुम्हें लड़ना। सैनिक क्या तू राजा बने, तू भगवान होता तो भी हम नहीं लड़ते, राजा ही है तू तो, हमें मरना थोड़ी है। तो बाबर कहे कि भाई आने मना ना कि कने एड़ो के खौफ खाना या के खौफ के भाई साहब तू बटे उतो ना। बाबर ने कहे देख कर ही जो है हालत खराब हो जाती, बहुत खतरनाक मारे। जितने में एक मोहम्मद शरीफ नाम का एक ज्योतिष था, उसने भविष्यवाणी कर दी कि ये तारा जो है उत्तर में अस्त हो रहा है, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति ये है कि यहां से अपने जितने सिपाही लड़ेंगे या बाबर हारेगा। ये भविष्यवाणी कर दी उधर के, और सैनिक और यूं ही टेका टूटता। तो सैनिक तो भाई नट गया, हाँ अपा कौन लड्डा। तो ये 25 फरवरी के समथिंग की बात होती है। तो बाबर कहता है कि मैं, क्योंकि ये शराब बहुत पीता था बाबर, तो बाबर के शराब पीने से सैनिक सारे परेशान थे, सैनिक क्या सब जने परेशान थे। तो बाबर उस दिन जो है शराब के प्याले तोड़ता है कि आज से मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम मेरे शराब पीने से बहुत परेशान हो ना, मैं आज से शराब छोड़ता हूं, तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। सैनिक के तू शराब के दुनिया छोड़ भली, मैं युद्ध कौन लड़ा, मैं तो भाई टस से मस को ना, मैं युद्ध लड़े कौन, मन ने थोड़ी जानो है? फिर वो कहता है चांदी के सिक्के बांटने का, कहता है मैं चांदी के सिक्के बांटूंगा। सैनिक क्या क्या हम मर गए पीछे, चांदी के सिक्के किसने देखे, हमें लड़ना ही नहीं है। पहली बात कि पहले पानीपत के युद्ध में लड़ लिया हम, ठीक है अच्छी बात है, बयाना पे कब्जा भी किया था, लेकिन हमको कितनी खतरनाक तरीके से मारे, हमें लड़ना ही नहीं है। अंत में बाबर के पास में कुछ ऑप्शन नहीं बचता है। बाबर कहता है कि मैं इस युद्ध को जिहाद का युद्ध घोषित करता हूं। ये उसका ट्रम्प कार्ड था। अब जिहाद यानी कि इन सारे सैनिकों के लिए अब धर्म युद्ध हो गया वो, एक तरीके से कि धर्म की रक्षा के लिए लड़ना है। फिर वहां पे स्थिति चेंज हो जाती है, क्योंकि धर्म के लिए तो फिर तो या तो लड़ना है या मरना है, वही बात आ जाती है। और जिहाद का युद्ध घोषित कर देता और कहता है कि ये सारे लोग काफिर हैं, इनको मारेंगे। और फिर वहां से जो है स्थिति बदलती है, सैनिक सारे लड़ने के लिए कहते हैं कि हाँ हम जो है लड़ने के लिए तैयार हैं। वहां पे ये स्थिति आ जाती है, तब जाके जो है ये सारे ये स्टोरियां चली है, यहां तक जो है ये तैयार हुए। अब देखो ये खानवा के युद्ध से पहले बाबर खानवा के मैदान के अंदर आ डटता है, अपनी सेना की पूरी तरीके से स्थिति बढ़िया तरीके से उसे जो है समय मिल जाता है सब कुछ। लेकिन राणा सांगा की सेना जो है घूमते फिरते रस्तों से आती है और अकारण ही विलंब हो जाती है। विलंब होने से बाबर को तैयारी का मौका अच्छा मिल जाता है। दूसरी बात कि बाबर ने तोप खाने और बंदूकों का बहुत शानदार प्रयोग किया। तीसरी बात कि बाबर ने तुलुगमा पद्धति का बहुत जबरदस्त प्रयोग किया है। और ये सारे कारण थे कि राणा सांगा की सेना में ज्यादा सैनिक होते हुए भी बाबर विजयी हुआ था खानवा के युद्ध में। ठीक है, ये इतने सारे कारण हैं। फिर यहाँ पे खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को होता है। इसमें सलेदी तंवर गद्दार होता है। ठीक है, सलेदी तंवर ने गद्दारी की थी। सलेदी तंवर द्वारा धोखा दिया गया, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब बाबर की जीत के कारण ये डायरेक्ट दे रखे कि युद्ध हुआ और ये सारे चीज, लेकिन युद्ध के अंदर ये है कि झाला अज्जा जो होते हैं वो राणा सांगा के चिन्ह और वो धारण करते हैं। और राणा सांगा जब घायल अवस्था के अंदर होते हैं तो इनको जो है युद्ध से अखेराज और पृथ्वीराज बाहर लेकर जाते हैं। तो ये भी चीजें पूछी जाती है, तो मैं बता रहा हूं, आप पॉज करके लिख सकते हो कि ये चीजें हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब बाबर की जीत के कारण कि मुगल सेना का तोपखाना, तुलुगमा युद्ध पद्धति है ना, फिर राणा सांगा युद्ध में घायल हुए और उन्हें मैदान से दूर ले जाया गया। झाला अज्जा ने जो है प्रतीक चिन्ह धारण किए, झाला अज्जा द्वारा प्रतीक चिन्ह धारण किए और लड़ा, लेकिन झाला अज्जा भी बाद में मारा जाता है। और इनको जो है सिरोही के अखेराज और ये पृथ्वीराज मैदान से राणा सांगा को घायल अवस्था में बाहर ले जाते हैं। मूर्छित हो गए थे, ये तीर वीर लग गए थे, एक पैर भी कट गया और ऐसी स्थिति, बहुत गंभीर रूप से घायल हो गए थे। ठीक है, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखो एक ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि इस युद्ध से पहले राणा सांगा ने, ये आपके आरबीएससी की किताब में नहीं दे रखा लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये चीजें पूछी जाती है, ये चीजें पूछी जाती है कि इस युद्ध से पहले राणा सांगा ने
पाती पेरवण के तहत, पाती पेरवण यानी कि सभी को एक छत्र के नीचे इकट्ठा किया, जितने भी राजपूत शासक थे, जितने भी भारत के शासक थे, उन सभी को एक जगह पे इकट्ठा किया, पाती पेरवण। इसको क्या कहा गया? पाती पेरवण। पाती पेरवण के तहत, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है इसलिए मैंने शामिल किया है। अब देखो किसके अनुसार राणा सांगा की सेना में सात उच्च श्रेणी के राजा, 9 राव, 104 बड़े सरदार सम्मिलित हुए। तो ये कर्नल जेम्स टॉर्थ कहते हैं, जो राजस्थान के इतिहास के जनक के नाम से जाने जाते हैं। पाती पेरवण के तहत राणा सांगा के छत्र के नीचे एकत्रित कौन कौन हुए? तो देखो मेवाड़ शासक हसन खां मेवाती। अब हसन खां मेवाती में क्या ध्यान रखोगे? ये सेनापति थे राणा सांगा की तरफ से, ठीक है, सेनापतित्व इन्होंने किया था। अफगान सुल्तान महमूद लोदी, मारवाड़ के राव गांगा मालदेव के नेतृत्व में सेना भेजते हैं, ठीक है, ये सारे पूछे जाते हैं। बीकानेर का राव जैतसिंह और कल्याणमल, आमेर का कछुआ पृथ्वीराज, ठीक है, ये भी बाहर निकालने में इनको मदद करते हैं। ईडर का भारमल, मेड़ता का रायमल, रायसीना का सलेदी तंवर, इन्होंने गद्दारी की थी। बागड़ का उदय सिंह, नागौर का खानेजादा, सिरोही का अखेराज, इन्होंने भी बाहर ले जाने में, युद्ध क्षेत्र से बाहर ले जाने में राणा सांगा को मदद की। डूंगरपुर का रावल उदय सिंह, चंदेरी का मेदिनी राय, सलुम्बर के रतन सिंह, सादड़ी का झाला अज्जा, इन्होंने प्रतीक चिन्ह धारण किए थे। गोकुंदा का झाला सज्जा, जगनेर का अशोक परमार, चंदावर का चंद्रभान और माणिक चंद और हाड़ौती के राव नारायण दास। अब ये सारे जो है आपको ध्यान रखने, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछा जाता है, यहां से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ा। देखो अब क्या हुआ कि राणा सांगा को यहां से ले गए। राणा सांगा को बाद में जैसे ही होश आता है तो राणा सांगा सीधा पूछते हैं युद्ध का क्या परिणाम हुआ। अब खानवा का युद्ध हम हार चुके थे। सामंतों ने कहा कि राणा जी बाद में बता था हमारी तबीयत सही कौन नहीं, मुझे बताओ युद्ध का क्या हाल हुआ। तो उन्होंने कहा कि हम पराजित हुए हैं। राणा सांगा को झटका लगा, क्योंकि राणा सांगा अपने आप में एक बहुत बड़े योद्धा, बहुत बड़े सैनिक हुए थे। राणा सांगा ने कहा कि हम हार नहीं सकते, फिर से युद्ध की तैयारी करो, हम जीतेंगे, हम युद्ध करेंगे। लेकिन हमारी स्थिति ऐसी नहीं थी कि हम फिर से युद्ध कर सके। राणा सांगा खुद भी इस स्थिति में नहीं थे कि फिर से युद्ध कर सके। यदि फिर से युद्ध होता तो सर्वदा बहुत ही विकट परिस्थितियां हो जाती। मेवाड़ के मतलब जो है आगे बढ़ाना इस वंश को बहुत मुश्किल हो जाता। तो सामंतों ने आपस में ये डिसाइड किया कि राणा जी इस समय बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। यदि ये युद्ध होता है तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर जो बचा कुचा है वो भी नहीं बचेगा। तो इनकी जिद के कारण फिर सामंतों ने आपस में निर्णय लिया और इनको जो है विष दे दिया गया, इनको विष दे दिया गया। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि हार का बदला लिए बिना चित्तौड़ नहीं लौटना चाहते, ये कहा राणा सांगा ने। युद्ध जारी रखने की जिद के कारण उनके उन सामंतों ने जो युद्ध नहीं चाहते थे उन्हें विष दे दिया, ठीक है, उन्होंने इनको विष दे दिया। इनकी मृत्यु हो जाती है 30 जनवरी 1528 को। कहा होती है? बसवा दौसा के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। और यहीं पे इनका एक स्मारक भी बना हुआ है, ये भी ध्यान रखना। बसवा दौसा में इनका समाधि स्थल, राणा सांगा का समाधि स्थल मांडलगढ़ में, यही मांडलगढ़ के अंदर ही इनका अंतिम संस्कार भी होता है। इनका अंतिम संस्कार भी यही होता है, ठीक है, अंतिम संस्कार भी यही होता है। उत्तराधिकारी का इनके जो है वो ध्यान रखेंगे। राणा सांगा के बाद राणा रतन सिंह उत्तराधिकारी बनते हैं। ये भी प्रश्न बना था एक बार, क्या राणा सांगा के बाद में राजा कौन बने? तो राणा सांगा के बाद में रतन सिंह बनते हैं, ये ध्यान रखना है। और इनके बाद में विक्रमादित्य, फिर उदय सिंह आएंगे, फिर महाराणा प्रताप आएंगे, फिर अमर सिंह आएंगे। इस तरीके से ध्यान रखना आपको, ठीक है। और इनके पश्चात राणा विक्रमादित्य मेवाड़ के शासक बने। ये भी ध्यान रखना है कि राणा सांगा का स्मारक कहाँ है? बसवा दौसा के अंदर। और राणा सांगा की छतरी कहाँ है? मांडलगढ़ के अंदर, मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर, बसवा दौसा। तो ये राणा सांगा के बारे में पूरी अपने स्टोरी थी जो आप लोगों को जाननी बहुत जरूरी थी। ले उठा ब्रो स्क्रीनशॉट। अब देखो यहाँ पे अपन जो है राणा उदय सिंह, ये अपन वैसे कल पढ़ने वाले हैं, है ना। राणा उदय सिंह और अपने महाराणा प्रताप जो है ये अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि उदय सिंह के शासक बनने से पहले भी बहुत सारी स्टोरियां हैं। अभी तो जैसे पृथ्वीराज सिसोदिया के दासी पुत्र जो पुतल देह से जन्म हुआ था बनवीर, वो बनवीर वाली कहानी आएगी, है। राणा विक्रम, ये जो राणा विक्रमादित्य है इनके समय में दूसरा साका हुआ, वो वाली कहानी आएगी। तो बहुत सारी चीजें जो है। अब यहाँ पे आरबीएससी के अंदर सीधा उदय सिंह दे रखा है, लेकिन आप भी समझते हैं कि प्रश्न वहां से बीच में बढ़ेंगे। तो जब अपन इतिहास पढ़ रहे हैं पूरा आरबीएससी को आधार बना के, तो आरबीएससी के अलावा भी तो चीजें अपन को पढ़नी है, पूर्णता के साथ आगे बढ़ना है। तो वो वाली चीजें मैं पहले पढ़ाऊंगा, फिर उदय सिंह पढ़ाऊंगा, फिर महाराणा प्रताप पढ़ाऊंगा,
ठीक है, मतलब कंप्लीट एक तरीके से अपन पूर्णता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और मैं ये बैच ऐसे ही चलाने वाला हूँ पूर्णता के साथ ही। थानी यदि उतावल है और जल्दी पढ़ना है तो मैं मतलब 3-4 बार पढ़ा चुकी हूँ इन्हीं चैनल माते, और सारी क्लास फ्री है, सारी क्लास उपलब्ध है, एक भी क्लास हटाई कौन थे बहुत पहला देखे कर सको। लेकिन मैं वो बैच भाई साहब बहुत विस्तृत और व्यवस्थित तरीके से चलाऊं, क्योंकि मेरा मतलब एक ड्रीम है, एक सपना है कि मैं आरबीएससी पुस्तकारों जो भय है नहीं टाबरा दिल में दिमाग में बिन दूर करूं। और मैं आरबीएससी पुस्तक सारी छठी लगान 10वीं तक पूरी पढ़ाऊंगा, और इन तरीके से पढ़ाऊंगा कि अगली बार जितने भी ये मार्गदर्शन रो या कोई भी वीडियो देख लेला टाबर, तो बिम यूं कहीं ना मूल किताबें पढ़ो, मूल किताबों से आता है, तो वहां पे उनके जहन में ये सवाल आना चाहिए, ये जहन में ये बात आनी चाहिए कि जहां पे मूल किताब पढ़ने का कहा जा रहा है वहां हमारे गौरव सर ने मूल किताबें हमें पढ़ा दी है, और मूल किताबों को पढ़ा कैसे जाता है वो चीज हमें सिखा दी है, मूल किताबों के नोट्स कैसे बनाया जाता है वो चीज हमें सिखा दी है, उनको उनके अंदर जो अधूरापन है उन्हें पूरा कैसे किया जाता है वो चीजें सिखा दी है। इसलिए इसका एक संकल्प लेके मैं चलाऊं कि इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आरबीएससी के इस बैच की एक भी क्लास आप लोगों को कुल मिला के मिस नहीं करनी है। ठीक है, चलिए आज की इस क्लास में साथियों इतना ही। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।